क्या आप जानते हैं कि आम इंसान, जो ना कोई वॉरेन बफे है, ना कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फिर भी शेयर मार्केट में प्रोफेशनल्स को हरा सकता है? जी हां, आपने सही सुना। मशहूर निवेशक पीटर लिंच के मुताबिक, अगर आप सही ढंग से सोचें और सही कंपनियां पहचानें, तो आप वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों को भी पछाड़ सकते हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि शेयर बाजार केवल अमीरों और बड़े-बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का खेल है? क्या आपको लगता है कि बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री या एक्सपर्ट टीम के आप एक सफल निवेशक नहीं बन सकते? अगर हां, तो ये सोच बदलने का समय आ गया है। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट एक ऐसी किताब है जो यह साबित करती है कि आम लोग, यानी आप और हम, वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स से भी बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं, अगर हमारे पास सही नजरिया, जानकारी और धैर्य हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राइज विद विंग्स में, जहां हम किताबों की सच्ची और ज्ञानवर्धक बातों को 20 मिनट में आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। आज हम लेकर आए हैं बेस्ट सेलिंग किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट का गहराई से चैप्टर वाइज विश्लेषण, जिसे लिखा है महान निवेशक पीटर लिंच ने। इस वीडियो में हम जानेंगे पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के वो अनमोल राज, जो आपको बना सकते हैं एक स्मार्ट और सफल इन्वेस्टर। इस किताब के लेखक पीटर लिंच, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, बताते हैं कि कैसे आम आदमी अपने आसपास की कंपनियों, प्रोडक्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स को पहचानकर उन पर दांव लगाकर जबरदस्त मुनाफा कमा सकता है। यह किताब सिखाती है कि निवेश कोई जुआ नहीं, बल्कि समझदारी और रिसर्च का खेल है, और इसमें आप भी वन अप हो सकते हैं उन लोगों पर जो केवल बड़े नामों के पीछे भागते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इस जबरदस्त किताब को चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करेंगे, ताकि आप भी सीख सकें कैसे बने एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और सफल निवेशक जो भीड़ से आगे सोचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डंब मनी के फायदे। निवेश की दुनिया में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, डंब मनी, और ये सुनकर हमें लगता है कि शायद इसका मतलब है बेवकूफ निवेशक, वो लोग जो शेयर मार्केट को नहीं समझते। लेकिन पीटर लिंच इस शब्द को बिल्कुल अलग अंदाज में परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं, डंब मनी वो पैसा है जो आम लोगों के पास है, जैसे एक स्कूल टीचर, एक डॉक्टर, एक किसान, एक दुकानदार, या आप और हम, जो रोजाना की जिंदगी में बिजी रहते हुए भी अपने पैसों को निवेश करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आम आदमी बिना एमबीए किए या वॉल स्ट्रीट के सूट बूट पहने एक्सपर्ट्स को मात दे सकता है? पीटर लिंच का जवाब है, हां, बिल्कुल दे सकता है। कैसे? आइए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। 1, आपके पास टाइम और आजादी है, जो प्रोफेशनल्स के पास नहीं। जब एक आम इंसान किसी कंपनी में निवेश करता है, तो उस पर किसी बॉस का दबाव नहीं होता, किसी क्लाइंट को खुश करने की जरूरत नहीं होती। वो बिना किसी डर या जल्दबाजी के सोच सकता है, समझ सकता है और सही समय पर फैसला ले सकता है। उदाहरण, एक फंड मैनेजर को हर तिमाही रिपोर्ट देनी होती है, चाहे मुनाफा हो या नहीं। लेकिन आप आराम से 2-3 साल भी इंतजार कर सकते हैं। यह धैर्य ही है जो आपको आगे ले जाएगा। 2, आपके पास लोकल नॉलेज है, जो बड़े एनालिस्ट्स को नहीं दिखती। आप अपने इलाके की ग्रोथ देख सकते हैं। कौन सी दुकान भीड़ खींच रही है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट लोग बार बार खरीद रहे हैं, कौन सी सर्विस लोगों के दिल में जगह बना रही है। उदाहरण, अगर आपके शहर में एक लोकल ब्रांड बहुत तेजी से फैल रहा है और वह स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो आप उसे बहुत पहले पहचान सकते हैं, जब बड़े बड़े एनालिस्ट उसे अनदेखा कर रहे होते हैं। 3, आप खुद सोच सकते हैं, आपको झूठे हाइप पर भरोसा नहीं करना पड़ता। पीटर लिंच कहते हैं कि आम इंसान के पास एक सुपर पावर होती है, कंपनी के प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करके जज करने की। जब आप किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और उसे पसंद करते हैं, तो वही एक सिग्नल हो सकता है कि उस कंपनी में कुछ खास है। उदाहरण, एप्पल, टाइटन, एशियन पेंट्स, ये सब कंपनियां आम लोगों की पसंद से बड़ी बनी हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आम आदमी वाकई इतना सक्षम है, तो फिर वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स इतनी बार क्यों चूक जाते हैं? क्या सच में वो उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना हम मानते हैं? या फिर शेयर मार्केट में कोई और गहराई है जो हम नहीं जानते?
जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द वॉल स्ट्रीट ऑक्सीमोरन्स। पीटर लिंच कहते हैं, वॉल स्ट्रीट वो जगह है जहां अक्सर स्मार्ट लगने वाले लोग सबसे ज्यादा गलत साबित होते हैं। जब हम वॉल स्ट्रीट या स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स का नाम सुनते हैं तो एक चीज दिमाग में आती है, प्रोफेशनल्स, सूट बूट में एक्सपर्ट लोग, महंगे ऑफिस और भारी भरकम शब्द। लेकिन पीटर लिंच कहते हैं, सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। इस अध्याय का टाइटल ही मजेदार है, ऑक्सीमोरॉन, यानी दो उल्टी बातों का मेल। जैसे जिंदा लाश, मौन चीख या फिर वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट। पीटर लिंच इसी बात को उठाते हैं कि वॉल स्ट्रीट के कई तथाकथित एक्सपर्ट्स खुद इतने उलझे रहते हैं कि आम आदमी, जिसकी सोच सीधी सादी होती है, कई बार उनसे बेहतर प्रदर्शन कर जाता है। वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी गलतियां। ओन शॉर्ट टर्म थिंकिंग। वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट हर तिमाही के नतीजों पर ध्यान देते हैं। अगर किसी कंपनी का एक क्वार्टर खराब गया तो उसे सेल रेटिंग दे देते हैं, भले ही वो कंपनी 10 साल में 2 गुना या 10 गुना हो जाए। पीटर लिंच कहते हैं, शॉर्ट टर्म नॉइस पर ध्यान देना लॉन्ग टर्म वेल्थ को मार देता है। टू मच डेटा। एनालिस्ट्स हर चीज को जटिल बनाते हैं, जैसे फ्यूचर कैश फ्लो, EBITDA, डिस्काउंटेड रिटर्न मॉडल्स और 40 पेज की रिपोर्ट। लेकिन लिंच कहते हैं, कभी कभी एक ग्राहक की मुस्कान कंपनी की रिपोर्ट से ज्यादा सच्ची होती है। 3. पीयर प्रेशर। वॉल स्ट्रीट पर एनालिस्ट्स का एक सिंड्रोम है कि अगर मैं भी गलत हुआ तो सबके साथ हुआ, इसलिए डर नहीं लगता। लेकिन यही सोच उन्हें भीड़ में शामिल कर देती है। जो सबसे पहले सही चीज देखता है वही असली निवेशक होता है। इस अध्याय की सबसे गहरी बात, पीटर लिंच कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट के बहुत से फैसले फियर और फैशन पर आधारित होते हैं, फैक्ट और फ्यूचर पोटेंशियल पर नहीं। और यहीं पर आम आदमी, अगर वो सही से सोचे, तो मार्केट के इन ऑक्सीमोरॉन्स को हरा सकता है। आइए इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लोकल बेकरी है जिसकी ब्रेड हर दिन 100 लोगों द्वारा खरीदी जाती है। वो हर साल मुनाफा भी कमा रही है, लेकिन वॉल स्ट्रीट उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि वो स्मॉल कैप है या कम ट्रेड वॉल्यूम वाली है। जबकि वही बेकरी धीरे धीरे शहर में 5 और ब्रांच खोल देती है और आप, एक साधारण ग्राहक, इसे बहुत पहले देख लेते हैं। यह है आपकी ताकत, वॉल स्ट्रीट से पहले देखना और शोर से दूर सोचना। अब सवाल यह उठता है कि अगर वॉल स्ट्रीट इतनी उलझन में है तो क्या शेयर मार्केट एक जुआ है, या फिर हम इसे खुद के लिए एक बिजनेस बना सकते हैं? क्या शेयरों में पैसा लगाना किस्मत का खेल है या समझ का? जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर। चैप्टर 3, है ये गेमिंग या क्या? पीटर लिंच कहते हैं कि जब आप किसी चीज को बिना समझे पैसे लगाते हैं तभी वो जुआ बनती है। लेकिन अगर आपने होमवर्क किया है तो यही शेयर मार्केट एक बिजनेस बन जाता है। अध्याय की शुरुआत एक आम सोच से होती है। जब कोई पहली बार शेयर बाजार में निवेश करने का सोचता है तो घर परिवार से यही सुनाई देता है, अरे मत लगाओ पैसे, ये तो जुआ है, बाजार में सब लुटते हैं, बहुत रिस्की है। पीटर लिंच इस सोच को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि शेयर बाजार जुआ तभी बनता है जब आप आंख बंद करके पैसा लगाते हैं बिना ये जाने कि आप किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं। शेयर बाजार और जुए में क्या फर्क है? आइए समझते हैं। गैम्बलिंग में क्या होता है? फैसला भाग्य के आधार पर होता है। आंकड़े और लॉजिक कोई मायने नहीं रखते। जीत की संभावना हमेशा कम होती है और नुकसान तय है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? आप कंपनी के बिजनेस को समझकर निवेश करते हैं। आप उस कंपनी के मालिक बनते हैं, सिर्फ शेयर होल्डर नहीं। अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो आपके पैसे भी बढ़ते हैं। पीटर लिंच शेयर बाजार को एक ओनरशिप अपॉर्चुनिटी मानते हैं, न कि बैटिंग गेम। एक मजेदार उदाहरण, अगर आप 10 लाख रुपए में एक लोकल दुकान खरीदते हैं तो आप क्या करेंगे? दुकान को ठीक से समझेंगे, उसका मुनाफा देखेंगे, भविष्य का प्लान बनाएंगे और समय देंगे। लेकिन वही 10 लाख रुपए किसी स्टॉक में लगाते ही लोग अगले दिन रिटर्न पूछते हैं, प्रॉफिट हुआ क्या? यही गलती है। लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में धैर्य और समझ सबसे बड़ी ताकत है। पीटर लिंच कहते हैं कि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आपने सही कंपनी चुनी है तो घबराने की जरूरत नहीं।
जब दूसरों को डर लगता है, वहीं से असली कमाई शुरू होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जुआ नहीं है, तो फिर एक आम इंसान कैसे सही कंपनी चुने? क्या शेयर खरीदना सिर्फ बड़े बड़े एनालिस्ट्स का खेल है, या आम इंसान भी सीख सकता है सही कंपनी पहचानना? जवाब मिलेगा अगले धमाकेदार अध्याय में। चैप्टर 4, पासिंग मिरर टेस्ट। पीटर लिंच कहते हैं कि सबसे अच्छा निवेश करने से पहले आपको खुद को आईने में देखकर पूछना होगा, मैं ये क्यों कर रहा हूं? पीटर लिंच कहते हैं, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले सबसे जरूरी चीज है खुद को समझना। शेयर बाजार में लोग इसलिए पैसे खोते हैं क्योंकि वो बाजार से पहले खुद को नहीं पढ़ते। वो डर से खरीदते हैं, लालच से बेचते हैं और फिर पछताते हैं। इसलिए लिंच ने एक बेहद शानदार टेस्ट दिया है, द मिरर टेस्ट। क्या होता है ये मिरर टेस्ट? बिल्कुल सीधी बात। अपने आप को आईने में देखकर ये 3 सवाल पूछो और ईमानदारी से जवाब दो। सवाल नंबर 1, क्या मैं खुद निर्णय लेने के लिए तैयार हूं? अगर आप हर बार किसी दोस्त, एक्सपर्ट या यूट्यूब चैनल से ही पूछकर निवेश कर रहे हैं, तो आप शायद खुद सोचने से डर रहे हैं। लिंच कहते हैं, एडवाइस लेना बुरा नहीं, लेकिन आंख बंद करके मानना नुकसान की शुरुआत है। सवाल नंबर 2, क्या मैं शेयर बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकता हूं? क्या आप उस वक्त घबरा जाते हैं जब बाजार 10% गिर जाता है? क्या आप नुकसान में तुरंत बेचने का मन बना लेते हैं? अगर हां, तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और बाजार आपको कई बार हिला सकता है। पीटर लिंच कहते हैं, अगर आप गिरावट में भी शांत रह सकते हैं, तभी आप असली कमाई कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, क्या मैं खुद से सच्चे सवाल पूछता हूं? क्या आप जानते हैं कि आप किसी स्टॉक में क्यों निवेश कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी ट्रेंड में है, या इसलिए कि आपने उसकी ग्रोथ, प्रोडक्ट और फ्यूचर देखा है? अगर आपको खुद जवाब पता नहीं, तो स्टॉक मत खरीदो। पीटर लिंच की सलाह, शेयर बाजार आपको हर दिन एक मौका देता है, लेकिन हर मौके पर दौड़ना जरूरी नहीं। पहले खुद से पूछो कि क्या मैं तैयार हूं। अगर आप मिरर टेस्ट पास कर जाते हैं, तो समझ लीजिए आप 90% निवेशकों से बेहतर हैं, क्योंकि आपने लालच और डर पर काबू पा लिया है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने लिंच से पूछा, सर, कौन सा स्टॉक खरीदूं? लिंच ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों खरीदना चाहते हो? वो बोला, क्योंकि सब खरीद रहे हैं। पीटर ने जवाब दिया, तब तो आप निवेश नहीं, बस भीड़ में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर अब हम खुद को समझ चुके हैं और आईने वाला टेस्ट पास कर लिया है, तो फिर अगला कदम क्या है? अब स्टॉक्स को पहचानना कैसे शुरू करें? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम 10 गुना रिटर्न देने वाले स्टॉक्स को पहचान सकें? इसका जवाब मिलेगा अगले धमाकेदार अध्याय में। चैप्टर 5, है ये एक अच्छा बाजार? प्लीज डोंट आस्क। पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आपको बाजार की हालत जानने के लिए टीवी की जरूरत है, तो शायद आप निवेश नहीं कर रहे, बल्कि कयास लगा रहे हैं। जब भी कोई शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है, उसका पहला सवाल होता है, अभी बाजार सही है क्या? मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? रिकेशन आएगा क्या? सेंसेक्स अब कहां जाएगा? पीटर लिंच इस सोच को पूरी तरह बेकार मानते हैं, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल भी मायने नहीं रखते अगर आप वाकई एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार एक्सपर्ट्स ने कहा रिसेशन आएगा, लेकिन मार्केट चला गया ऊपर। कई बार कहा बुल रन शुरू हुआ है, लेकिन गिरावट आ गई। सच्चाई यह है कि मार्केट का अंदाजा लगाना कॉइन टॉस जितना ही अनिश्चित है। लिंच कहते हैं, अगर आप बाजार की गिरावट से डरकर निवेश टालते रहेंगे, तो आप शायद कभी सही समय पा ही नहीं पाएंगे। उनका कहना है, मैंने कई लोग देखे हैं जो सालों तक बे रहे क्योंकि मार्केट गिरने वाला है और फिर मौका ही निकल गया। आइए इसे एक शानदार एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने साल 1995 में 1 लाख रुपए एक अच्छी कंपनी में निवेश किया होता और अगले 25 साल तक उसे होल्ड किया होता, तो वो आज 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपने हर बार मार्केट के गिरने के डर से एंट्री ही नहीं ली, तो वो मौका हमेशा के लिए चला गया। पीटर लिंच की एडवाइस, बाजार अच्छा हो या बुरा,
आपकी रिसर्च और सोच सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, कंपनी को समझो। मार्केट की हालत से ज्यादा जरूरी सवाल, क्या कंपनी मजबूत है? क्या कंपनी का बिजनेस टिकाऊ है? क्या कंपनी लगातार ग्रो कर रही है? क्या मैंने मिरर टेस्ट पास किया है? अगर इन सवालों के जवाब हां हैं, तो मार्केट कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटर लिंच कहते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो लोग नॉइज से दूर रहते हैं और बिजनेस पर ध्यान देते हैं, वही असली वेल्थ बनाते हैं। एक बेहतरीन लाइन, I can't recall ever once having seen the name of a market timer on Forbes' list of richest people. The people who make money in the stock market are the ones who invest in good businesses and stick with them. पीटर लिंच अब सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट की हालत इतनी मायने नहीं रखती, तो फिर कौन सी कंपनियां हमारी लाइफ बदल सकती हैं? ऐसी कौन सी कंपनियां वो होती हैं जो 10 गुना रिटर्न देती हैं और हम उन्हें कैसे पहचानें? इसका जवाब मिलेगा अगले जबरदस्त अध्याय में। अध्याय 6, स्टॉकिंग द 10 बैगर। 10 बैगर का नाम सुनते ही हर निवेशक की आंखों में चमक आ जाती है। 10 बैगर यानी ऐसा स्टॉक जो 10 गुना रिटर्न दे। पीटर लिंच का कहना यह है कि 10 बैगर ढूंढना किस्मत का खेल नहीं है। ये उन लोगों को मिलता है जो कंपनी को समय से पहले पहचान लेते हैं। लेकिन पहले यह समझिए कि 10 बैगर क्या होता है। पीटर लिंच के मुताबिक अगर आपने 1,000 रुपये का स्टॉक खरीदा और वो बढ़कर 10,000 रुपये हो गया, तो वो 10 बैगर कहलाता है। और लिंच की सफलता का राज यही था कि उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे 10 बैगर्स खोजे थे। कुछ तो 20 गुना या 30 गुना तक गए। इस अध्याय में लिंच बताते हैं 10 बैगर्स हमें ऐसे ही नहीं मिलते, इन्हें स्टॉक करना पड़ता है, यानी धीरे धीरे समझदारी से पहचानना पड़ता है। पीटर लिंच ने कई संकेत बताए हैं जो एक 10 बैगर की शुरुआत में दिख सकते हैं। वेट स्मॉल कैप। ग्रेट कंपनीज ऑफ्टन स्टार्ट स्मॉल। छोटी कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं, उनमें ग्रोथ की भरपूर जगह होती है, जैसे एक लोकल शू ब्रांड जो धीरे धीरे देश भर में फैल रहा है। 2, आपके आसपास दिखे वो प्रोडक्ट। लिंच का फेमस स्टाइल था इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट रोज यूज कर रहे हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो उसके पीछे की कंपनी में बड़ी संभावना हो सकती है। जैसे आपकी बहन जिस ब्यूटी प्रोडक्ट को बार बार खरीद रही है, या आपकी कॉलोनी में जो नया कैफे बहुत हिट हो गया है। 3, तेजी से बढ़ती सेल्स और मुनाफा। 10 बैगर्स अक्सर हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं जिनकी बिक्री और मुनाफा लगातार ऊपर जा रहा होता है। पीटर लिंच कहते हैं अगर कंपनी की अर्निंग्स हर साल 20-30% बढ़ रही है, तो कुछ बड़ा पक रहा है। 4, कम मीडिया कवरेज, ज्यादा मौका। पीटर लिंच ऐसी कंपनियों को पसंद करते थे जिनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। बाय द टाइम इट्स ऑन द फ्रंट पेज, इट्स ऑलरेडी टू लेट। मतलब अगर कोई स्टॉक न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर हिट हो गया है, तो शायद उसका सस्ता दाम वाला फेज निकल चुका है। 5, कंपनी अभी मुश्किल दौर से निकली हो। कई बार बेहतरीन 10 बैगर्स वो कंपनियां बनती हैं जो पहले फेल हो रही थीं, लेकिन अब टर्न अराउंड कर रही हैं, यानी मुनाफे में लौट रही हैं। लिंच के पोर्टफोलियो के कुछ रियल लाइफ 10 बैगर्स। डंकिन डोनट्स, एक सिंपल बिजनेस लेकिन जबरदस्त ग्रोथ। टाको बेल, लोकल से ग्लोबल ब्रांड बना। फैनी में, जिसकी कीमत 5 गुना, 10 गुना और उससे ज्यादा तक बढ़ी। और मजेदार बात यह कि ये कंपनियां रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती थीं। अब सवाल ये उठता है कि अब जब हमें पता चल गया कि 10 बैगर क्या होता है और कैसे ढूंढना है, तो अगला सवाल यह है कि कौन सी कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए। यानी वो कंपनियां जो ऊपर से चमकदार दिखती हैं लेकिन असल में पैसे डुबो देती हैं। इसका जवाब मिलेगा अगले जबरदस्त अध्याय में। अध्याय 7, मैंने यह पाया, यह क्या है? पीटर लिंच कहते हैं कि बहुत से निवेशक, खासकर नए लोग, केवल पहचानने में ही रह जाते हैं कि यह कंपनी सही है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप उस कंपनी को समझते हैं? यानी मैंने यह पाया है, मतलब आपने सही कंपनी चुन ली, लेकिन फिर सवाल है, क्या आप उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? लिंच कहते हैं कि कंपनी को पहचानना और उसे समझना दो अलग बातें हैं। हम सभी ये मानते हैं
कि नाइके, एप्पल, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां समझने में आसान होती हैं, लेकिन असल में इन कंपनियों को समझने के लिए बहुत गहरी रिसर्च करनी पड़ती है। लिंच ने कुछ मुख्य पहलुओं की पहचान की है जो कंपनी को समझने में मदद करते हैं। बैकेन, कंपनी का बिजनेस मॉडल। आपको यह समझना चाहिए कि कंपनी कैसे पैसे कमाती है। कंपनी का मुख्य उत्पाद या सेवा क्या है? क्या वो एक सामान्य बिजनेस है या कुछ नया और उभरता हुआ मॉडल है? फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, उनका मुख्य प्रोडक्ट क्या है? फोन। Amazon, ऑनलाइन रिटेल और क्लाउड सर्विसेज। 2. पैसों का प्रबंधन। कंपनी के पास कितनी नकदी, कैश है? क्या कंपनी अच्छे तरीके से अपने नकदी प्रवाह, कैश फ्लो का प्रबंधन कर रही है? लिंच के अनुसार कंपनी की कैश फ्लो एक अच्छा संकेत है कि वो आगे बढ़ने में सक्षम है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही या उधारी पर चल रही है, तो ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। 3. कंपेटिटर्स का क्या हाल है? कंपनी के प्रतिस्पर्धी कौन हैं? क्या ये कंपनियां किसी तरह से बेजोड़ हैं या फिर किसी बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं? फॉर एग्जाम्पल, एप्पल का मुख्य प्रतिस्पर्धी कौन है? सैमसंग। क्या सैमसंग से बेहतर कुछ नया बना है या एप्पल का मार्केट शेयर बढ़ रहा है? चौथा, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? क्या वो ईमानदार और कुशल है? क्या कंपनी के सीईओ ने पिछले सालों में अच्छे निर्णय लिए हैं? पीटर लिंच कहते हैं, ग्रेट मैनेजमेंट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अ गुड कंपनी विथ पुअर मैनेजमेंट मे फेल, बट अ ग्रेट मैनेजमेंट कैन मेक अ बैड कंपनी थ्राइव। अब लिंच यह भी बताते हैं कि कंपनी के बारे में सिर्फ इसके प्रोडक्ट्स या सीईओ की बात करना काफी नहीं है। आपको आर्थिक डेटा को भी समझना बहुत जरूरी है। आइए इसे बिंदुवार समझते हैं। 1. पीआई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स। यह कंपनी के मूल्य को उसके आय, अर्निंग्स से तुलना करता है। क्या कंपनी की पीआई रेशियो बहुत ज्यादा है या बहुत कम? यह आपको बताता है कि बाजार कंपनी को कितना महत्व दे रहा है। 2. ग्रोथ रेट, विकास दर। क्या कंपनी की आमदनी और मुनाफा लगातार बढ़ रहा है? तीसरा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। क्या कंपनी के पास अधिक उधारी, डेट है या वो खुद के पैसे से चल रही है? लिंच का मानना था कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को समझना भी बहुत जरूरी है। क्या कंपनी के पास आने वाले वर्षों के लिए एक ठोस रणनीति, स्ट्रैटेजी है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेक कंपनी बहुत तेजी से क्लाउड कंप्यूटिंग में उभर रही है, तो क्या यह बड़ी कंपनी बन सकती है? क्या कंपनी के पास कोई ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज है जो उसे अगले कई सालों तक बाजार में टिकने की ताकत देता है? पीटर लिंच कहते हैं कि हर निवेशक को कंपनी को गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि सिंप्लिसिटी इज द की। यानी जितना सरल रूप से आप कंपनी को समझेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आपको हर चीज को उसके मूल रूप में देखना होगा और उस पर अपने फैसले लेने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें अब सही कंपनियों को पहचानना और समझना आ गया है, तो क्या हमें सिर्फ अच्छा बिजनेस खरीदना काफी है, या फिर हमें उस कंपनी के शेयर को सस्ती कीमत पर खरीदना भी उतना ही महत्वपूर्ण है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 8, द परफेक्ट स्टॉक, व्हाट अ डील। पीटर लिंच कहते हैं, एक अच्छा स्टॉक सिर्फ एक अच्छा बिजनेस नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप सही कीमत पर खरीदते हैं। पीटर लिंच का कहना है कि परफेक्ट स्टॉक का मतलब सिर्फ एक अच्छा बिजनेस नहीं है। असल में एक आदर्श स्टॉक वह होता है जो न सिर्फ एक शानदार बिजनेस मॉडल के साथ आता है, बल्कि वह सस्ती कीमत पर भी उपलब्ध होता है। यानी आपको न केवल कंपनी के बारे में समझना चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि उस कंपनी के शेयर सही मूल्य पर मिल रहे हैं या नहीं। लिंच के मुताबिक आदर्श स्टॉक वो होता है जिसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। वह डिक्योन, ग्रेट बिजनेस बसस्ती। कीमत, आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो शानदार हो, लेकिन वही बिजनेस आपको सस्ती कीमत पर मिलना चाहिए। लिंच के अनुसार अगर आप एक अच्छे स्टॉक को महंगे दाम पर खरीदेंगे, तो उसे लंबी अवधि में बढ़ने के बावजूद भी उतना मुनाफा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2000 में अमेजॉन को $100 में खरीदा होता, तो आज आपको शानदार रिटर्न मिलता। लेकिन यदि आप उसे $2000 में खरीदने लगते, तो रिटर्न में बहुत फर्क आता। 2. पीई रेशियो,
प्राइस टू अर्निंग्स का महत्व। पीई रेशियो को समझना आपके लिए जरूरी है। जब आप कोई कंपनी खरीदते हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि उसका पीई रेशियो क्या है। यदि कंपनी का पीई बहुत अधिक है तो शायद आप उसे ओवरवैल्यूड खरीद रहे हैं। आपने जो कंपनी खरीदी है उसका मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी चीज को अधिक कीमत पर खरीदते हैं तो इसके लिए अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल होता है। 3. ग्रोथ रेट। लिंच का मानना है कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ रही है, यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर कंपनी की ग्रोथ रेट 20% सालाना है और आप उसे सस्ती कीमत पर खरीद रहे हैं तो वह एक परफेक्ट स्टॉक हो सकता है। 4. कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, मतलब कंपनी के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसे दूसरों से अलग बनाए, जैसे ब्रांड लॉयल्टी या टेक्नोलॉजी सुपीरियॉरिटी। अमेज़न का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था उसका ऑनलाइन रिटेल मॉडल, जिसे किसी और के लिए पकड़ना मुश्किल था। 5. डेट लेवल। कंपनी के पास डेट का स्तर कितना है। अगर कंपनी ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं तो वह एक जोखिम हो सकता है। लिंच ने हमेशा उन कंपनियों को प्राथमिकता दी जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो कम था। कंपनी का मूल्यांकन करते समय यह जरूरी है कि आप उसकी फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को सही तरीके से समझें। यानी आपको यह जानना चाहिए कि कंपनी आने वाले वर्षों में कितनी तेजी से बढ़ेगी। आपका लक्ष्य शॉर्ट टर्म गेन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ होना चाहिए। लिंच का कहना है कि अगर किसी कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ रेट और पी रेशियो दोनों अच्छे हैं और उसका डेट लेवल भी कम है तो वह आदर्श स्टॉक हो सकता है। लेकिन यह सब देखने के बाद आपको प्राइस का सही आकलन करना होगा। परफेक्ट स्टॉक वह है जो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन वह सही कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। आपके पास जो जानकारी है उसके आधार पर एक स्मार्ट निवेशक वह स्टॉक चुनता है जिसे सस्ते दाम पर खरीदा जा सके और जिसे लंबे समय तक होल्ड किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक आदर्श स्टॉक चुनना इतना आसान नहीं है और हमें इसके मूल्यांकन में कई सारी बातें देखनी पड़ती हैं, तो फिर क्या हमें उन स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो एकदम चमकदार दिखते हैं लेकिन असल में उन पर निवेश करना खतरनाक हो सकता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 9, स्टॉक्स आई वुड अवॉइड। पीटर लिंच का कहना है कि जो स्टॉक्स पहली नजर में आकर्षक लगते हैं वे हमेशा अच्छे निवेश नहीं होते। निवेश करने से पहले उनके बारे में अच्छी तरह से सोचें। पीटर लिंच का मानना है कि हर स्टॉक अच्छा नहीं होता और एक समझदार निवेशक को यह पहचानना चाहिए कि किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। अगर आप सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि किसी स्टॉक के पीछे क्या कारण है। क्या वह सही कारण है या फिर बस एक शॉर्ट टर्म हाइप? लिंच इस अध्याय में उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जिन्हें वह कभी नहीं खरीदेंगे। लिंच ने कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं जिनसे आप खराब स्टॉक्स की पहचान कर सकते हैं। 1. हाई फ्लाइंग स्टॉक्स। लिंच के अनुसार हाई फ्लाइंग स्टॉक्स यानी वो स्टॉक्स जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उन्हें देखकर आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। ये स्टॉक्स अक्सर ओवरवैल्यूड होते हैं और इनमें शॉर्ट टर्म हाइप होता है। ऐसे स्टॉक्स जिनकी पीई रेशियो बहुत ज्यादा होती है वे आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी अर्निंग्स उनके मूल्य के मुताबिक नहीं बढ़ती वे नुकसान भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1999 में डॉट कॉम बबल के समय कई स्टॉक्स थे जो बहुत महंगे थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस बिजनेस मॉडल नहीं था। आज भी हम ऐसी कंपनियां देखते हैं जो अत्यधिक मूल्यांकन पर ट्रेड कर रही होती हैं। 2. बिना लाभ वाली कंपनियां। लिंच कहते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो लाभ प्रॉफिट नहीं बना रही है उसे एक निवेशक को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई कंपनी कई सालों से नुकसान में चल रही है तो आपको उसके शेयरों में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक आर्थिक जोखिम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी लगातार लॉसेस दिखा रही है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी का भविष्य अनिश्चित होता है। 3. अनप्रूवन कंपनीज। लिंच के अनुसार यदि कंपनी की ग्रोथ के लिए कोई ठोस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और वह अनप्रूवन है तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। यह कंपनियां कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकती,
क्योंकि उनकी बिजनेस मॉडल या स्ट्रैटेजी स्पष्ट नहीं होती। एग्जाम्पल्स: नई टेक कंपनियां जो बिना किसी ठोस योजना के उभर रही होती हैं। 4. स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स। स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स वह होते हैं जो हाई रिस्क के साथ आते हैं। ऐसे स्टॉक्स जो शॉर्ट टर्म गेन्स को ध्यान में रखते हुए बिकते हैं, वे भविष्य में लॉन्ग टर्म लॉस करवा सकते हैं। लिंच का कहना है कि सट्टा आधारित निवेश कभी भी सुरक्षित नहीं होते। ऐसे स्टॉक्स कुछ और नहीं, सिर्फ एक गैम्बल होते हैं। सट्टा आधारित स्टॉक्स आपको जल्द जल्द लाभ देने का वादा करते हैं, लेकिन उनका लंबे समय में टिक पाना मुश्किल होता है। 5. फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। कभी कभी कंपनियां अपनी फाइनेंशियल्स को इस तरह से मैनिपुलेट करती हैं कि वे आकर्षक लगें, लेकिन इन मैनिपुलेशंस को समझना एक निवेशक के लिए बहुत जरूरी है। यह फाइनेंशियल इंजीनियरिंग अक्सर वास्तविक आंकड़ों को छुपाने के लिए की जाती है। अगर कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स को ब्लैक बॉक्स की तरह रखती है, तो ऐसे स्टॉक्स से बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास हिडन डेट है या उनका कैश फ्लो सही नहीं है, तो ये संकेत होते हैं कि कंपनी के वास्तविक वित्तीय हालात खराब हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, लिंच का कहना है कि परफेक्ट स्टॉक को पहचानना बहुत आसान नहीं है, लेकिन खराब स्टॉक्स की पहचान करना काफी आसान है। अगर आपको किसी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी, अर्निंग्स, मैनेजमेंट और डेट में संदेह है, तो वह कंपनी आपकी निवेश सूची में नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें केवल खराब स्टॉक्स से बचने की चिंता करनी चाहिए, या फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें आप तुरंत खरीद सकते हैं, क्योंकि उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 10, अर्निंग्स, अर्निंग्स, अर्निंग्स। पीटर लिंच का कहना है कि निवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कंपनी का लाभ है। आपके द्वारा खरीदी गई कंपनियों के अर्निंग्स ग्रोथ रेट को समझना यह तय करता है कि आपका निवेश कितनी तेजी से बढ़ेगा। अगर कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है, तो उसे एक स्मार्ट निवेश माना जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी के अर्निंग्स अनिश्चित हैं या गिर रहे हैं, तो उस पर निवेश करना एक बड़ा जोखिम हो सकता है। लिंच का कहना है कि अर्निंग्स से ही एक कंपनी की रियल वैल्यू का पता चलता है। जब आप किसी कंपनी के अर्निंग्स रिपोर्ट को देखते हैं, तो आपको उसके ग्रोथ रेट और स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, तो यह अच्छा संकेत है कि कंपनी प्रॉफिटेबली बढ़ रही है। लेकिन अगर कंपनी के अर्निंग्स में कमी आ रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के लिए दूरदर्शी निवेश करना खतरनाक हो सकता है। लिंच हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अर्निंग्स को सही तरीके से कैसे देखा जाए। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको अर्निंग्स के बारे में समझनी चाहिए। ओड अर्निंग्स ग्रोथ रेट। कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ रेट यह तय करती है कि वह भविष्य में कितनी तेजी से बढ़ेगी। लिंच के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ रेट 15% या उससे अधिक है, तो वह एक मजबूत और प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यदि कंपनी के अर्निंग्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ रेट पिछले 3 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, तो यह एक अच्छा संकेत है कि कंपनी की रणनीतियां सही हैं और भविष्य में वह और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। 2. क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। बस अर्निंग्स देखना ही काफी नहीं है, आपको यह भी देखना है कि अर्निंग्स में क्वालिटी है या नहीं। क्या कंपनी के अर्निंग्स सही तरीके से उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर उसे अकाउंटिंग ट्रिक्स से बढ़ाया जा रहा है। लिंच का कहना है कि क्वालिटी अर्निंग्स वह होती हैं जो वास्तविक कैश फ्लो से आती हैं, न कि वन टाइम गेन्स से। अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग गिमिक्स का इस्तेमाल करके अपने अर्निंग्स बढ़ा रही है, तो यह एक रेड फ्लैग हो सकता है। 3. अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। लिंच के अनुसार अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस, एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। यह दिखाता है कि कंपनी प्रत्येक शेयर के लिए कितना प्रॉफिट कमाती है। ईपीएस ग्रोथ में निरंतर वृद्धि यह संकेत देती है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल सही दिशा में जा रहा है। अगर कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, तो यह अच्छा संकेत है। 4. रेवेन्यू वर्स अर्निंग्स। आपको कंपनी की रेवेन्यू और अर्निंग्स के बीच अंतर को समझना चाहिए।
रेवेन्यू वह है जो कंपनी टोटल सेल्स के रूप में कमाती है, जबकि अर्निंग्स वह होती हैं जो रेवेन्यू से खर्चों को घटाने के बाद बचती हैं। अगर कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है लेकिन अर्निंग्स नहीं बढ़ रही हैं, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है या उसकी प्रॉफिट मार्जिन्स घट रही हैं। 5. वन टाइम गेन्स। कभी कभी कंपनियां वन टाइम गेन्स दिखाती हैं, जैसे कि एसेट सेल्स या लॉसूट सेटलमेंट्स, जो उनके अर्निंग्स में अचानक वृद्धि दिखाती हैं। लेकिन एक बार के लाभ से बढ़े हुए आय पर विश्वास करना गलत हो सकता है, क्योंकि यह स्थायी नहीं होते। लिंच का कहना है कि अगर आप एक स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो उस कंपनी के अर्निंग्स को दीर्घकालिक आधार पर देखने की कोशिश करें, न कि केवल एक बार मिलने वाली फायदे की ओर देखें। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सिर्फ अर्निंग्स ही नहीं, बल्कि कंपनी के मैनेजमेंट और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को भी देखेंगे, तो क्या इससे हमें और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 11, द 2 मिनट ड्रिल। पीटर लिंच का मानना है कि निवेशक के पास कभी भी ज्यादा समय नहीं होता जब वह नए स्टॉक्स का मूल्यांकन कर रहा हो। इसलिए एक अच्छा निवेशक वही है जो किसी स्टॉक के बारे में जल्दी और सही निर्णय ले सके, बिना अधिक समय गंवाए। लिंच इस अध्याय में 2 मिनट में एक स्टॉक का संक्षिप्त मूल्यांकन करने की तकनीक बताते हैं, जिसे वह 2 मिनट ड्रिल कहते हैं। लिंच के अनुसार, अगर आप किसी कंपनी के बारे में 2 मिनट में सही निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ बुनियादी बातें समझनी चाहिए। यहां पर कुछ मुख्य कदम दिए गए हैं जिनके जरिए आप किसी स्टॉक का जल्दी मूल्यांकन कर सकते हैं। 1. कंपनी क्या करती है? सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कंपनी का क्या काम है। क्या यह टेक, कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल या कोई और इंडस्ट्री है? क्या कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट डिमांड है? अगर आपको यह जल्दी से समझ आ जाता है कि कंपनी क्या करती है और उसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो आप अगले कदम की ओर बढ़ सकते हैं। 2. कंपेटिटिव पोजीशन। कंपनी अपने क्षेत्र में कहां खड़ी है? क्या उसके पास कोई कंपेटिटिव एज है? क्या कंपनी के पास कुछ ऐसा है जो उसे दूसरों से अलग और बेटर बनाता है? यह जानने के लिए आपको कंपनी की मार्केट पोजीशन को समझना होगा। अगर कंपनी के पास यूनिक प्रोडक्ट या स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। 3. ग्रोथ रेट। आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी का विकास कितना तेज है। क्या कंपनी के अर्निंग्स और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं? क्या उसका ग्रोथ रेट स्वस्थ है और उसके पास एक ठोस ग्रोथ प्लान है? लिंच का कहना है कि कंपनी में स्थिर वृद्धि होना चाहिए। यदि कंपनी वृद्धि में स्थिरता का सामना कर रही है, तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। 4. डेट लेवल। कंपनी का डेट कितना है? क्या वह अपनी डेट्स को अच्छे से मैनेज कर रही है या उस पर भारी दबाव है? हाई डेट वाली कंपनियां ज्यादा रिस्की होती हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर हो सकता है। आपको यह जांचना होगा कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक है या नहीं। लिंच कहते हैं, अगर कंपनी का डेट 150% से ज्यादा है, तो यह जोखिम भरा है। बहुत ज्यादा है तो वह एक फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। 5. मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी के मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। क्या कंपनी के पास एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है जो कंपनी को अच्छे से चला सके? क्या उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मजबूत है? मैनेजमेंट क्वालिटी को समझने के लिए आप कंपनी के लीडर्स की रेपुटेशन, ट्रैक रिकॉर्ड और विजन पर ध्यान दे सकते हैं। 6. वैल्यूएशन। अंत में स्टॉक वैल्यूएशन पर ध्यान देना चाहिए। क्या कंपनी का स्टॉक प्राइस सही मूल्य पर है? क्या वह ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो, पीबी रेशियो जैसी वित्तीय मापदंडों को देखना जरूरी है। अगर कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ऊंचा है, तो वह हाई रिस्क हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम एक स्टॉक को 2 मिनट में समझ सकते हैं, तो क्या हमें उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए या फिर हमें कुछ और चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि सही टाइमिंग और बाजार की स्थितियां? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 12, गेटिंग द फैक्ट्स।
पीटर लिंच का कहना है कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में सभी जरूरी तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए। बहुत से निवेशक सिर्फ हेडलाइन या बाजार की अफवाहों पर भरोसा करते हैं, लेकिन लिंच का मानना है कि सही फैक्ट्स और डेटा के बिना निवेश करना एक खतरनाक कदम हो सकता है। इसलिए सही तथ्यों का संग्रह करना एक कुशल निवेशक बनने के लिए जरूरी है। लिंच के अनुसार किसी भी स्टॉक के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना निवेश के निर्णय लेने से पहले का सबसे पहला कदम है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में आपको फैक्ट्स और डेटा इकट्ठा करना चाहिए। 1. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इनमें कंपनी का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल होते हैं। इन दस्तावेजों से आपको पता चलता है कि कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट और कैश फ्लो कैसा है। यदि कंपनी का अर्निंग्स और रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और उसका डेट मैनेजेबल है, तो यह एक अच्छा संकेत है। 2. एनुअल रिपोर्ट। हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा रिपोर्ट किए गए परिणाम होते हैं। इसमें कंपनीज विजन, परफॉर्मेंस और फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। लिंच का कहना है कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में जानने का मौका मिलता है। यदि आपको कंपनी का विजन और स्ट्रैटेजी स्पष्ट और व्यवहारिक लगता है, तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। 3. अर्निंग्स कॉल्स एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस। कंपनियां अक्सर क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस करती हैं जिसमें वे अपने अर्निंग्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा करती हैं। लिंच का कहना है कि इन कॉल्स और प्रस्तुतियों को सुनना आपको कंपनी की इंटरनल थिंकिंग और मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। इनसे आपको कंपनी स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग के बारे में और स्पष्ट जानकारी मिलती है। 4. उद्योग और कॉम्पिटिटर्स। कंपनी को सही से समझने के लिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि वह इंडस्ट्री में कहां खड़ी है और उसके कंपेटिटर्स कौन हैं। क्या कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है? क्या उस उद्योग में ग्रोथ पोटेंशियल है या फिर वह मैच्योर मार्केट बन चुका है? इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि कंपनी के पास कंपेटिटिव एडवांटेज है या नहीं। अगर कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है और वह कंपटीशन को मात दे रही है, तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। 5. मैनेजमेंट एंड बोर्ड मेंबर्स। कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड मेंबर्स की भूमिका को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या कंपनी का प्रबंधन एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टवर्दी है? क्या वे कंपनी के लिए सही निर्णय ले रहे हैं? मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को जानना निवेश के निर्णय को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। 6. मार्केट ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। कंपनी की सफलता मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी निर्भर करती है। क्या उस उद्योग में पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं? क्या आर्थिक स्थितियां कंपनी के लिए फेवरेबल हैं? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कंपनी के प्रदर्शन पर असर डाल सकते हैं। इन पहलुओं का मूल्यांकन करना जरूरी है क्योंकि ये कंपनीज ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें सिर्फ सही तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए या फिर हमें मार्केट सेंटिमेंट और टाइमिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम अपने निवेश को सही वक्त पर बेच सकें। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 13, सम फेमस नंबर्स। पीटर लिंच का कहना है कि स्टॉक मूल्यांकन करते समय कुछ प्रमुख आर्थिक संख्याएं या नंबर्स होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करना एक सफल निवेशक के लिए आवश्यक है। प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, डेट और वैल्यूएशन जैसी संख्याएं आपको किसी कंपनी की ताकत और कमजोरी को पहचानने में मदद करती हैं। इस अध्याय में लिंच उन फेमस फाइनेंशियल रेशियोज को विस्तार से समझाते हैं जो किसी कंपनी की सेहत का पता लगाने में सहायक होते हैं। उन प्रमुख संख्याओं और मापदंडों का विश्लेषण। 1. पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पीई रेशियो किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसके अर्निंग्स पेर शेयर ईपीएस से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह एक प्रमुख वैल्यूएशन मैट्रिक है जो निवेशकों को यह समझने में मदद करता है
कि कंपनी का स्टॉक प्राइस कितना महंगा या सस्ता है। लिंच के अनुसार यदि एक कंपनी का पीई रेशियो कम है तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर प्राइस्ड है, लेकिन अगर यह बहुत अधिक है तो स्टॉक ओवर प्राइस्ड हो सकता है। 2. पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो। पेग रेशियो पीई रेशियो का एक बेहतर संस्करण है क्योंकि यह ग्रोथ फैक्टर को भी ध्यान में रखता है। यह कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ को पीई रेशियो के साथ जोड़ता है। लिंच का कहना है कि पेग रेशियो एक बेहतरीन तरीका है यह समझने के लिए कि कंपनी का स्टॉक ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से सही कीमत पर है या नहीं। पेग रेशियो का मूल्य 1 के आसपास अच्छा माना जाता है। 3. पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। पीबी रेशियो किसी कंपनी के मार्केट प्राइस को उसके बुक वैल्यू से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह वैल्यूएशन का एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका है। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से 9 हो तो 1 से कम है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। यदि यह 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि स्टॉक शायद ओवर वैल्यूड है। 4. आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई किसी कंपनी के नेट इनकम को उसके शेयर होल्डर इक्विटी से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यह बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे का कितनी कुशलता से उपयोग कर रही है। लिंच का कहना है कि अगर आरओई 15% या उससे अधिक है तो यह अच्छा संकेत है कि कंपनी प्रॉफिटेबली काम कर रही है और गुड रिटर्न दे रही है। 5. डेट टू इक्विटी रेशियो। यह रेशियो बताता है कि कंपनी के पास कितनी डेट है और उसकी तुलना में उसकी इक्विटी कितनी है। लिंच का कहना है कि किसी भी कंपनी में हाई डेट से बचना चाहिए क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर डिपेंडेंस दिखा रही है। यदि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत अधिक है तो यह एक रेड फ्लैग हो सकता है। 6. डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड उस लाभांश का प्रतिशत होता है जो कंपनी अपने स्टॉक प्राइस के मुकाबले देती है। यदि कंपनी का डिविडेंड यील्ड बढ़ता है तो यह संकेत हो सकता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रही है। लिंच का कहना है कि अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स देती है और इसका यील्ड अच्छा है तो यह स्टेडी ग्रोथ का एक संकेत हो सकता है। 7. फ्री कैश फ्लो, एफसीएफ। फ्री कैश फ्लो वह पैसे हैं जो कंपनी के पास उसके सभी खर्चे और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के बाद बचते हैं। यह निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि कंपनी के पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और डिविडेंड्स के लिए पैसे हैं या नहीं। लिंच के अनुसार कंपनियों को अपनी फ्री कैश फ्लो को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए ताकि वे अपने भविष्य के निवेशों और भुगतान योग्य कर्जों को आराम से संभाल सकें। अब सवाल ये उठता है कि हमने वित्तीय संख्याओं के बारे में सीखा, लेकिन क्या कभी-कभी हमें अपने इंस्टिंक्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स पर भी भरोसा करना चाहिए या हमें हमेशा संख्याओं और तथ्यों पर ही निर्भर रहना चाहिए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अंतिम अध्याय, द फाइनल चेकलिस्ट। पीटर लिंच इस अध्याय में निवेशकों को एक चेकलिस्ट प्रदान करते हैं जिसे हर निवेशक को स्टॉक पिकिंग से पहले और बाद में ध्यान में रखना चाहिए। यह चेकलिस्ट किसी भी इन्वेस्टर को यह समझने में मदद करती है कि क्या वे सूटेबल स्टॉक्स चुन रहे हैं और क्या वे किसी पोटेंशियल पिटफॉल से बचने में सक्षम हैं। लिंच का कहना है कि एक निवेशक को हमेशा समझदारी से और पूरी जानकारी के साथ निवेश करना चाहिए। अंतिम चेकलिस्ट के प्रमुख बिंदु। 1. आपको कंपनी का व्यवसाय समझना चाहिए। लिंच का मानना है कि अगर आपको कंपनी के व्यापार मॉडल और उसके उत्पाद सेवाओं के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप अधिक स्मार्ट निवेश निर्णय ले सकते हैं। कंपनी को समझे, उसके ग्रोथ ड्राइवर्स, कंपेटिटर्स और मार्केट पोजीशन का मूल्यांकन करें। यदि आप समझते हैं कि कंपनी क्या करती है तो आप उसके लॉन्ग टर्म स्क्वेस के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं। 2. कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच करें। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण है। डेट टू इक्विटी रेशियो, पीई रेशियो, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग्स ग्रोथ जैसे फाइनेंशियल मैट्रिक्स का विश्लेषण करें। यदि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो यह फ्यूचर स्टेबिलिटी की ओर संकेत करता है। लिंच का कहना है कि स्ट्रांग बैलेंस शीट वाली कंपनियां बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। 3.
कंपनीज ग्रोथ पोटेंशियल। हर निवेशक को यह जांचना चाहिए कि क्या कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल है। क्या कंपनी नए मार्केट्स में विस्तार कर रही है? क्या इसके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं? क्या इसका अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल मजबूत हो सकता है। 4. प्राइस टू अर्निंग्स पीई और प्राइस टू बुक पीबी का मूल्यांकन करें। पीई रेशियो और पीबी रेशियो आपको कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में जानकारी देते हैं। लिंच का कहना है कि यदि पीई रेशियो बहुत अधिक है तो यह ओवरवैल्यूड स्टॉक का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत यदि पीई रेशियो बहुत कम है तो हो सकता है कि कंपनी की ग्रोथ धीमी हो या उसके पास फाइनेंशियल इश्यूज हों। 5. मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट का स्तर भी किसी कंपनी की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्ट्रांग लीडरशिप और इफेक्टिव मैनेजमेंट टीम होना जरूरी है। लिंच का कहना है कि एक्सपीरियंस्ड एंड कैपेबल मैनेजर्स कंपनी के लिए विजनरी डिसीजंस ले सकते हैं और उसे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर रख सकते हैं। 6. बिजनेस एनवायरनमेंट और रिस्क्स। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल रिस्क्स क्या हो सकते हैं। क्या कंपनी इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज से प्रभावित हो सकती है? क्या इसमें कंपटीशन अधिक है? इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना जरूरी है क्योंकि ये कंपनी के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। 7. कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मोट। लिंच का कहना है कि आपको यह देखना चाहिए कि क्या कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मोआट वह बुनियादी तत्व है जो किसी कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धियों से सुपीरियर पोजीशन में रखता है। यदि कंपनी का स्ट्रांग मोआट है तो वह भविष्य में सस्टेन्ड ग्रोथ बनाए रखने में सक्षम हो सकती है। 8. वैल्यूएशन रीअसेसमेंट और प्राइस वॉलेटिलिटी। जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो समय समय पर उसकी वैल्यूएशन का रीअसेसमेंट करना जरूरी होता है। क्या स्टॉक अब ओवरवैल्यूड हो गया है? क्या इसके प्राइस फ्लक्चुएशंस अधिक हैं? अगर हां, तो क्या आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? अब जब आपने वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की हर एक चैप्टर वाइज गहराई को समझ लिया है तो आपके पास निवेश की वो असली चाबी है जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है। पीटर लिंच की ये शानदार किताब हमें सिखाती है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किसी एक्सपर्ट की मोहर नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की समझ, रिसर्च और धैर्य का खेल है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ एक बेहतर निवेशक बनेंगे बल्कि जिंदगी के फैसलों में भी ज्यादा स्पष्ट और आत्मविश्वासी बन पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बारी है आपकी उड़ान की, राइज विद विंग्स के साथ, जहां हम आपको हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार और गहराई से जोड़ते हैं ताकि आप अपने ज्ञान, सोच और जीवन को नई दिशा दे सकें। अब हमें बताएं, आप अगला कौन सा ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और हम अगली वीडियो उसी पर लाएंगे। राइज विद विंग्स के साथ जुड़े रहिए क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। Fucking around off the grind, no. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing